Okay, so in this video we'll be discussing about the fatigue. Now fatigue में क्या चीज़ देखना होता है कि here we will be giving a repeated, like we will repeatedly stimulate the muscle. ठीक है, इससे पहले हम लोग ने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया, स्ट्रेंथ को किया, we have given 2 successive stimuli. बट यहाँ पे हम लोग एक चीज़ को बार बार स्टिमुलेट करते जाएंगे, जैसे उसका एक फेस होता है, फिर से वी विल स्टिमुलेट, फिर से वी विल स्टिमुलेट. ओके, तब तक करेंगे जब तक फटीग नहीं हो जाए. तो फटीग इज बेसिकली व्हाट, दिस इज अ रिवर्सिबल फिनोमिना. ओके, इसमें टेम्परेरी रिड्यूस ऑफ एसिटाइल कोलिन होता है विच मेक्स यू लाइक, देर आर 2 थिंग्स. वन इज सब्जेक्टिव, जिसमें आपको लाइक देर इज फीलिंग ऑफ टायर्डनेस इन द CNS, एंड अगर आप मसल्स में देखोगे तो देर इज डिक्रीज अमाउंट ऑफ वर्क डन. ओके, सो फटीग का याद रखना कि इसमें देर इज अ डिक्रीज इन द वर्कलोड, जो बेसिकली आपको मिलेगा, जो आज हम ये एक्सपेरिमेंट में देखेंगे कि वर्कलोड कैसे आपका डिक्रीज हो रहा है. सो फॉर दिस लाइक द इंस्ट्रूमेंट विल बी द सेम जो हम लोग पहले करते थे. वॉट वी रिक्वायर हियर इज कि ये टैब की को हम लोग बार बार प्रेस करेंगे. जैसे उसका एक रोटेशन कंप्लीट होगा, फिर से हम लोग प्रेस करेंगे, फिर दूसरा रोटेशन कंप्लीट होगा, फिर से प्रेस करेंगे, सो दैट द स्केलेटल मसल गेट्स ऑन व्हाट वी से एज स्टिमुलेटेड. ठीक है, उसको 100 टाइम्स कम से कम स्टिमुलेट करके देखेंगे कि उसका ग्राफ कैसे आता है. फाइन. सो हियर यू कैन सी, आप लीवर देख सकते हो यहाँ पे. तो ये पहले एक नॉर्मल सिंपल मसल ट्विच देखा, एक नॉर्मल ग्राफ लिया फर्स्ट, फिर उसके बाद आपने फिर से उसको प्रेस किया. आफ्टर प्रेसिंग दिस अगेन यू आर गेटिंग दिस ग्राफ. तो ये पहले वाले से ज़्यादा इंक्रीज हो गया इसका हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. फाइन, इसका हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हैज इंक्रीज्ड एज कम्पेयर टू. देन अगेन आपने लिया, द पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन इज सेम. रिमेंबर दिस, ड्रम घूम रहा है, आपको बस वो टैप की करते रहना, वो जैसे एक पॉइंट पे आके फिर से लगेगा, फिर से वो स्टिमुलेट होगा. ठीक है, सो द पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन इज सेम, बट हियर द थर्ड ग्राफ इज मच मोर इंक्रीज एज कम्पेयर टू द फर्स्ट एंड सेकेंड. ओके, सो विल बी डिस्कसिंग दिस कि ये कैसे हो रहा है, फर्स्ट 2 3 कैसे हो रहा है. फिर उसके बाद आपने फिर से स्टिमुलेट किया, फिर वो देख रहे हो कि वो कम हो रहा है, जो उसका बाद में जो लिया उसका हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज डिक्रीजिंग. ओके, सो वी हैव टेकन थोरोली, नाउ वी विल बी स्टिमुलेटिंग द मसल डायरेक्टली. एक बार जब फटीग हो जाएगा, देन व्हाट वी विल डू, वी विल स्टिमुलेट द मसल डायरेक्टली और देखेंगे कि इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है. तो मसल को स्टिमुलेट किया तो एकदम सही है. देन वी विल लेट द मसल रेस्ट फॉर 5 minutes, देन विल बी स्टिमुलेटिंग द नर्व. अब जब ये नर्व को आप स्टिमुलेट करोगे तो इसमें भी आपको एकदम बढ़िया से मिला, यू आर गेटिंग अ प्रॉपर ये. सो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि मसल को स्टिमुलेट किया फिर भी एक नॉर्मल मिला, नर्व को स्टिमुलेट किया फिर भी नॉर्मल मिला, मतलब नर्व और मसल में फटीग नहीं हुआ. तो फटीग हो किधर रहा था? फटीग जो यहाँ पे हो रहा है, ये जो रिलैक्सेशन नहीं हो पा रहा है ठीक से, कॉन्ट्रैक्शन पीरियड भी इंक्रीज हो रहा है, रिलैक्सेशन पीरियड भी इंक्रीज हो रहा है, ये फटीग हो कहाँ रहा था? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे. ठीक है, तो इन विट्रो जब हम लोग उसको बाहर निकाल के देखे तो फटीग हम लोग को कहाँ मिला? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में. इट इज नॉट अकरिंग इन द नर्व, इट इज नॉट अकरिंग इन द मसल, दिस इज अकरिंग इन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. इसीलिए वो लोग ने ये एक्सपेरिमेंट किया. लाइक मसल को स्टिमुलेट किया तो कुछ नहीं मिला, नर्व को स्टिमुलेट किया तो वही वाला सेम चीज मिला, मतलब कोई ऑल्टरेशन नहीं मिला उसमें. ओके, तो वी विल कम हियर कि पहला जब हम लोग फर्स्ट टाइम जब स्टिमुलेट किए थे तो एक हुआ, दूसरे में और ज़्यादा इंक्रीज हुआ, तीसरे में और ज़्यादा इंक्रीज हुआ. सो दिस एम्पलीट्यूड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज बेसिकली इंक्रीजेस. ओके, दिस इज ड्यू टू द बेनिफिशियल इफेक्ट. तो बेनिफिशियल इफेक्ट वी पीपल हैव डिस्कस्ड. ठीक है, उसके 4 रीजंस होते हैं. फर्स्ट वन इज कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैल्शियम विच इज प्रेजेंट, विच इज पम्प्ड आउट बाय द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो अच्छे से लाइक एक्टिन मायोसिन को और ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैल्शियम मिलता है तो कॉन्ट्रैक्शन और अच्छे से होता है. So force of contraction basically increases. Okay. Second is ki increase in the temperature, which leads to increase in the enzymatic activities. The third one is decrease in the viscosity, and the fourth is the inertia of the moving liver. तो inertia of the moving liver है तो और ज़्यादा ऊपर जाएगा इसे. फोर reasons दिए हुए हैं. ठीक है. Okay. उसके बाद आप देखोगे 10th stimulus पे ये कम हुआ, 20th पे और ज़्यादा उसका height of contraction कम हो रहा है. 30th स्टिमुलस जब आप दे रहे हो ये 30 वाला, तो एम्पलीट्यूड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज रिड्यूस. 40th पे और ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है, 50th पे और ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है. व्हाई इज दिस अकरिंग? ये कम क्यों हो रहा है? द एम्पलीट्यूड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज बेसिकली डिक्रीजिंग. और यहाँ पे आप दूसरा चीज़ देखोगे
कि रिलैक्सेशन जो है वो बेस लाइन पे नहीं पहुंच रहा है, ये ऊपर ही रह जा रहा है रिलैक्सेशन. ओके, सो दिस इज हाउ यू पीपल आइडेंटिफाई कि ये फटीग होता है. बुक्स में भी जो आपके डायग्राम्स दिया हुआ है जर्नल में, दिस इज हाउ यू पीपल आइडेंटिफाई कि दिस इज कॉल्ड एज फटीग. ठीक है, तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग कि यहाँ पे इसका हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्यों कम हो रहा है. ओके, सो दिस इज द नॉर्मल मसल ट्विच. अगर हम देखते हैं डायरेक्टली स्टिमुलेशन करते हो, here they have explained कि three components of the nerve muscle preparation, the nerve muscle and the neuromuscular junction, यहाँ पे बताया. तो normally what happens कि whenever you give a stimulus, acetylcholine are basically release. यहाँ से pocket से release हुआ acetylcholine receptors से जाके act किया, ये depolarize हुआ और फिर यहाँ से calcium निकल के this causes actin myosin contraction. ठीक है, ये normal muscle contraction होता है. लेकिन आपने जब उसको इतना ज़्यादा स्टिमुलेट किया, बहुत ज़्यादा रिपीटेडली स्टिमुलेट किया, करते गए, जब 40-50 टाइम्स जब उसको किया तो आपने देखा था उसका ग्राफ कम हो रहा था. व्हाट हैपेंड कि जितने भी एसिटाइलकोलिन्स थे वो सारे यूज्ड अप हो गए. एवरीथिंग इज एम्प्टी नाउ. नर्व टर्मिनल में एक भी एसिटाइलकोलिन नहीं बचा, तो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन कैसे होगा? नहीं हो पाएगा न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन. ठीक है, सो देयर इज नो एसिटाइलकोलिन इन द नर्व एंडिंग. फाइन. सो हियर यू कैन सी कि यहाँ पे प्रोलॉन्ग रिलैक्सेशन पीरियड हो रहा है. द रिलैक्सेशन पीरियड इज ऑल्सो इंक्रीज्ड और ये बेस लाइन पे नहीं आ रहा है. दिस इज लाइक बेस लाइन पे नहीं आ रहा है, बेस लाइन के ऊपर ही रह जा रहा है. दिस इज योर कॉन्ट्रैक्शन रिमाइंडर. ये रिमाइंडर लिखा है, दिस इज रॉन्ग. इट इज रिमाइंडर, कॉन्ट्रैक्शन रिमाइंडर. ठीक है, कि ये जो बेस लाइन होता है उस पर टच नहीं कर रहा है, रिलैक्सेशन ऊपर ही इनकम्प्लीट रह जाता है, ऊपर ही रह जाता है. दिस अकर्स ड्यू टू व्हाट रीजंस? This occurs basically due to depletion in the ATP. ठीक है, मसल को जब ATP नहीं मिलता है, सारा यूज्ड अप हो जाता है, उसके वजह से मिलता है. एंड इंक्रीज अमाउंट ऑफ मेटाबोलाइट्स विच आर यूज्ड. तो मसल में अगर मेटाबोलाइट के अमाउंट्स अगर इंक्रीज हो गए और ATP सारे एग्जॉस्ट हो गए तो मसल्स वोंट बी कॉन्ट्रैक्टिंग. ठीक है, सो दिस इज द मेन रीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रिमाइंडर. ठीक है, और फटीग का भी मेन रीजन यही होता है कि लाइक देयर इज नो एसिटाइलकोलिन इन द नर्व एंडिंग, सो वर्क डन नहीं हो पाएगा. सो हियर इन द अलाइव ऑर्गेनिज्म, अगर आप मेरे अंदर पूछोगे कि आपको फटीग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो फटीग स्टार्ट्स एट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है, अगर इंटैक्ट बॉडी में अगर किसी में आप लोग क्लास अगर कर रहे हो, थकन सबसे पहले महसूस होती है तो आपको ब्रेन में पता चलता है, CNS में पता चलता है, एट साइनेप्स लेवल. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट साइट ऑफ फटीग इन द इंटैक्ट बॉडी. अगर आप उसको नर्व मसल को बाहर निकाल के रखते हो बॉडी के, इन विट्रो अगर आप देख रहे हो, बाहर देख रहे हो, सो दिस फटीग बेसिकली स्टार्ट्स एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. रिमेंबर दिस, नर्व मसल जंक्शन. ठीक है, समझिए. एंड देन देर आर मेनी फैक्टर्स विच बेसिकली मोटिवेट दिस. लाइक एक मोटिवेशन होता है जो फटीग को प्रोलॉन्ग करता है, डिले करता है. ठीक है, एंड मेनी मोर थिंग्स. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस फटीग. So in the next video we'll be discussing about the preload and afterload. ठीक है, thank you guys.